हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज जैसा कि हम आपको बाल विकास का आपका एमसीक्यूज लेके चल रहे थे, तो इसके पहले हमने एक वीडियो बना दी है। तो ये आज हमारी दूसरी वीडियो है। तो डेली डेली हम आपको 20-20 आपको यहाँ पर क्वेश्चन देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम और चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। फटाफट से हम देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन है, ये लगभग हमको लगता है 10 या 15 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगी। तो आप जरूर से वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में से क्या शामिल है? ऑप्शन 1 है रूप, बी है दर, सी है अनुक्रम, डी है ये सभी। तो आप सभी फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्या है आंसर दीजिएगा। आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और अपने आंसर को मापा करिए कि आपने कितना आंसर सही किया, कितना गलत किया है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ये सभी। देखिए, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन, मतलब जब विकास होता है आपका तो समय के साथ क्या परिवर्तन होगा। अगर आपका विकास होगा तो आपका रूप भी परिवर्तित होगा, आपका अनुक्रम भी परिवर्तित होगा और आपका दर भी होगा। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये सारे के सारे सही होंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछा है। दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन 1 है शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए। बी है शिक्षक द्वारा दीक्षा का बता देना चाहिए। सी है शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। डी है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। ये देखते हैं क्या है कि मतलब एक दीक्षा है, एक लड़की है। तो वो क्या कर रही है, जैसे आप एक शिक्षक है, आपसे एक लड़की क्या कर रही है, प्रश्न पूछ रही है। प्रश्न का क्या करिए, उत्तर क्या करिए तत्काल, सॉरी दीक्षा है, दीक्षा द्वारा मतलब कि प्रश्न पूछ रही है दीक्षा आपसे और आपने क्या किया, तत्काल आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप आंसर को तत्काल नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपका प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन क्या होगा। वहाँ पे ये आंसर बता रहे हैं तो आप सभी फटाफट से बताइएगा क्या होगा आंसर। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, उत्तर क्या होगा हमारा। देखिए, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। देखिए, आप बाद में समझ कर देंगे, क्या पता जरूरी नहीं है कि हर शिक्षक को हर क्वेश्चन आता हो या हर आंसर आता हो। कभी कभी बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहां हम उस चीज़ों को नहीं बता पाते, तो हमें कुछ देर बाद समझ के फिर उसे बच्चे को समझाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। पूछा क्या, व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन 1 है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, बी है टीएटी, सी है शब्द साचर परीक्षण, डी है 16 पीएफ परीक्षण। तो आंसर बताइएगा क्या है इसमें से क्या नहीं है। देखिए, यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, नहीं छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाता है। नहीं है, इसमें से 3 है व्यक्तित्व परीक्षी परीक्षण और 1 नहीं है। तो आप सभी बताइएगा। तो ये देखते हैं आंसर इसका क्या होगा हम सभी। तो देखिए, लास्ट वाला क्या है, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि 16 पीएफ परीक्षण यहाँ पे। तो ये सोरसा शायद धब्बा ये भी आपका है, टीएटी भी है और शब्द साचर परीक्षण तीनों है। तो ये आपका नहीं है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा और ये तीनों क्या होगा, गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। ऑप्शन 1 है परिवेश का प्रभाव, बी है हावर्थोन का प्रभाव, सी है प्रभाव का नियम, डी है प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। कोई माता पिता हैं, वो क्या अनुमान लगाते हैं कि जो उनका बच्चा है उनके में क्या है, सकारात्मक गुण है। तो उनमें से ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये इसमें सकारात्मक गुण है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। तो आंसर होगा परिवेश का प्रभाव। अगर परिवेश का जैसा प्रभाव रहता है, अगर बच्चे में परिवेश का प्रभाव सकारात्मक है तो आपको लगता है कि मेरे बच्चे में सकारात्मक गुण है। अगर परिवेश का प्रभाव अगर आप में नकारात्मक है तो लोगों को पता चल जाता है कि आप में नकारात्मक गुण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आप सभी आंसर भी बताया करिए और कॉपी में लिखा करिए कि आपने कितना सही किया है 20 में से, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि आपने 20 में से कितने मार्क्स को गेन किया है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में। ऑप्शन 1 किशोरावस्था में, बी में बाल्यावस्था में, सी में शैशवावस्था में, डी में सभी में। ऐसा बताएगा सभी आप सभी। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए हम फटाफट से क्वेश्चन को करते जाते हैं और आपका एक्सप्लेन भी करते जाते हैं और फालतू की इसमें टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जितना कम टाइम में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर ले आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि आप जब यहाँ पे आंसर क्या होगा, आप देखते हैं यहाँ पे किशोरावस्था होगा या बाल्यावस्था होगा या शिशुअवस्था।
तो ये हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, हमारा किशोरावस्था आंसर होगा। क्या होगा, किशोरावस्था होगा। क्योंकि देखिए आप अगर किशोरावस्था में जैसे ही जाते हैं, आप किसी एक को आदर्श मांग के, अगर जैसे आपने कभी भगत सिंह को आदर्श मान लिया, किसी ने किसी बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को आदर्श मान लिया, तो उन्हें आदर्श मान के उनके थ्रू चलते हैं। जैसे कि हम किशोरावस्था में पहुंचते ही हमें ये लगता है कि हमें ये बनना है, तो हम उस हिसाब से अपने किसी को आदर्श मांग लेते हैं। अगर हमें आईपीएस बनना है तो हम किसी को आदर्श मान लिए, अगर हमें टीचर बनना है तो हम किसी टीचर को आदर्श मान लिए। इस तरीके से क्या करते हैं लोग, आदर्श को मान के चलते हैं। कब चलते हैं, किशोरावस्था में चलते हैं। तो ये सबके साथ होती है चीज़ें, हर इंसान हर किसी को आदर्श मानता है ज़रूर। तो ये आती कब है, ये चीज़ें किशोरावस्था में आप में आ जाती है, और हर इंसान में आती है ये चीज़ें। आइए देखते हैं ये चीज़ें क्या होती है, नेचुरल होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं। ऑप्शन 1 है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं, चर आपको पूछा गया है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, 3 सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। ए है वार्तालाप कौशल, बी है बहुविकल्पी प्रश्न, सी है परियोजना कार्य, डी है मौखिक कार्य। आंसर बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन को पहले समझा करिए, उसके बाद आंसर दिया करिए। देखिए यहाँ पे नहीं दिया है तो नहीं को भी पढ़ा करिए आप सभी, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं बार बार कहती हूँ कि नहीं का जरूर आप ध्यान दिया करिए। क्वेश्चन नहीं में पूछा है या हाँ में पूछा है, नहीं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ये सारे आंसर सही है, तो हम उनमें से कोई एक टिक करके चले आते हैं। आइए देखते हैं क्या है कि विद्यालय के रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए, जो रचनात्मक निर्धारक है उन्हें जानने, इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। अगर जो रचनात्मक निर्धारक है उसे जानने के लिए उपागम पूछा कि कौन सा नहीं है, तो आइए हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा हमारा, हमारा होगा बहुविकल्पी प्रश्न। क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न। आइए देखते हैं। देखिए रचनात्मक निर्धारक, जैसे कि वार्तालाप कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, रचनात्मक निर्धारक चलेगा हमारा। परियोजना कार्य कर रहे हैं तो इसमें भी चलेगा लंबे समय तक। मौखिक प्रश्न कर रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न में क्या होता है, बच्चा सिर्फ एक क्वेश्चन पे टिक कर देता है, तो उसमें ये उपागम उसका नहीं है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए। ऑप्शन ए है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, बी है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्या करेगा, सी है समय समय पर विद्यार्थी को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, डी है विद्यार्थी को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। फटाफट से आंसर देगा आप सभी, क्या होगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे 10-20 मिनट में या 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन देंगे। तो विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, मतलब जो श्रम की स्फूर्ति है उसका विकास करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूछा गया है। आप अगर एक शिक्षक हैं तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे अवसर देना, अवसर देना हमारा क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अवसर देना। तो आप बिना पढ़े भी इसे सही कर सकते हैं। वैसे भी आप चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। और यहाँ पे देखिए अवसर देना आपका हो गया, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो पॉजिटिव है आपके, और निगेटिव में जैसे केवल हो गया, भी हो गया, ठीक है, केवल हो गया, भी हो गया, और ही हो गया। ये सारे क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो ये निगेटिव वर्ड आएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का हमने वीडियो बनाया है, आपके वहाँ जाके जरूर देखिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम फिर से वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी अस्थायी समायोजन है। ऑप्शन 1 है पर्यावरण के लिए, सॉरी पर्यावरण के साथ, बी है जीवन के साथ, सी है प्रकृति के साथ, डी है ये सभी के साथ। तो बताइएगा कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो अस्थायी समायोजन किसके साथ रखती है। तो आइए हम आंसर देखते हैं फटाफट से। ये सभी के साथ अस्थायी समायोजन रखती है, आपके पर्यावरण के साथ आपकी पर्सनालिटी भी रखेगी, जीवन के साथ भी रखेगी, और की प्रकृति के साथ भी रखेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, ये सभी के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि औसत बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होगी। 50 से 59, बी है 70 से 89, डी है 90 से 109, डी है 110 से 129। तो फटाफट से बताइएगा क्या आंसर होगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर। आंसर हमारा क्या होगा, 90 से 109, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ कभी कभी 90 से 109 दिया है, तो कभी कभी 90 से 110 दिया रहेगा, तो आपका ये भी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे 109 दिया है। तो आइए देखते हैं, और देखिए ये क्या है, औसत बुद्धि वाले हैं, और इधर ये सब जो आएंगे ये मंद बुद्धि वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 समझ लेते हैं क्या है। विद्यालय को किसके लिए व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए, बी है व्यक्तिगत शिक्षार्थी की मध्य खाई को कम करने के लिए, सी है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, डी है यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। देखिए व्यक्ति विभिन्नता, हर इंसान में क्या होती है, व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति विभिन्नता क्या होता है, जैसे कोई भी इंसान है, हम व्यक्ति विभिन्नता के बारे में आपको एक डिटेल बता दे रहे हैं कि कोई भी इंसान है तो वो अगर 5 फीट का है,
ठीक है। कोई इंसान है 5 फीट का है तो कोई दूसरा इंसान जो होगा वो 5 फीट का जरूरी नहीं कि वो भी 5 फीट का हो, 5 फीट 2 इंच का हो सकता है। कोई इंसान है अगर मोटा है तो जरूरी नहीं है कि आपके सामने वाला भी इंसान मोटा हो, वो पतला हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है कि हर व्यक्ति में यह विभिन्नता पाई जाती है, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है। तो आइए हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी समझने के योग्य या अयोग्य नहीं है। देखिए विद्यालय किसके लिए व्यक्ति विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। आप विद्यालय में इस विभिन्नता को क्या क्यों पूरा करेंगे, क्योंकि आप यह समझेंगे कि कौन सा विद्यार्थी सीखने योग्य कौन सा नहीं है। क्योंकि हर विद्यार्थी में क्या होगा, व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाएगी, तो कुछ उसमें से सीखने योग्य होंगे, कुछ सीखने योग्य नहीं होंगे। तो वो हमें पहचानना होगा कि कौन सीखने योग्य है, कौन सीखने योग्य नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बालक का विकास परिणाम है, ऑप्शन नंबर ए है और वंशानुक्रम का, बी है वातावरण का, सी है वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतर प्रक्रिया का, डी है आर्थिक कारकों का। तो चलिए आप फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा, बालक का विकास का परिणाम क्या हो सकता है। तो आइए हम आंसर देख लेते हैं फटाफट से क्या होगा, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर प्रक्रिया का। देखिए बालक का विकास का परिणाम, इसका परिणाम क्या है, जैसे बालक का जो विकास है, अगर बालक में जो विकास हो रहा है, विकास का मतलब क्या है, देखिए एक अभिवृद्धि होती है, एक विकास होती है। जो हमारा अभिवृद्धि है वो हमारे शरीर से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, शरीर से होता है। और जो हमारा विकास है वो संपूर्ण रूप से होता है, हमारे शरीर से भी होता है, हमारे मस्तिष्क से भी होता है। तो जो हमारा मस्तिष्क है वो क्या उस देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे शरीर से होगा तो वंशानुक्रम होगा, वंशानुक्रम से हमारा शरीर बढ़ता है, और वातावरण से हमारा मस्तिष्क बढ़ेगा। ठीक है, वातावरण में जैसे वातावरण में वैसे हमारा मस्तिष्क होगा। तो जो बालक का जो विकास का परिणाम है वह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के साथ रहेगा। ये आप समझिएगा, एक बार आप ये फिर से समझिएगा अच्छे से। देखिए हम आपको बता दिए कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। अभिवृद्धि का मतलब जो आपके शरीर में वृद्धि होती है, मतलब जैसे कि आपका हाथ पैर बढ़ रहा है या आपकी शरीर बढ़ रही है, आपकी शरीर मोटी हो रही है, तो ये हमारा क्या है, अभिवृद्धि है। और विकास क्या है, विकास का मतलब कि आपका शरीर भी बढ़ रहा हो, प्लस उसके साथ साथ आपका दिमाग भी बढ़ रहा हो, आपका मतलब कि जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़ रही है, तो ये हमारा विकास है। तो यहाँ पूछा कि बालक का विकास का परिणाम क्या है। तो बालक के विकास में क्या हो रहा है कि आपकी देखिए शरीर भी बढ़ रहा है, तो शरीर हमारा क्या है, वंशानुक्रम में आ जाता है। और अगर आपकी मस्तिष्क बढ़ रही है तो मस्तिष्क हमारा कहाँ कहाँ आएगा, आपका वातावरण में आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन को आपको सबको डिटेल में समझाएंगे, तो चलिए देखते हैं। डिटेल में समझिएगा क्योंकि डिटेल में समझने में चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, बी है उचित सरकार दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी, सी है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है, डी है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। आइए हम देखते हैं हमारा क्या है कि यहाँ पे जो हमारा एनसीएफ 2009, ये क्या पूछा है, हमारा एनसीएफ 2009 पूछा है कि जो हमारा एनसीएफ 2009 है में अनिवार्य शब्द 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, मतलब जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हमें दिया गया है, तो उसका अर्थ क्या है कि क्यों दिया गया है। ये चीजें ये पूछना चाहते हैं कि क्यों दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारी सरकार है उचित सरकार दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता, तो हमारा पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, ये क्या है जो हमारा उचित सरकार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो उचित सरकार दाखिले हैं उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता क्या करेगी, सुनिश्चित करेगी। जो हमारी सरकार है वो क्या करेगी, जो प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता है उसमें उपस्थिति है उसको क्या करेगी, पूरी तरीके से क्या करेगी, सुनिश्चित करेगी कि आपको कितना पढ़ाना है, मतलब किस क्लास तक आपको निःशुल्क शिक्षा देनी है। ये चीजें यहाँ पर आ जाती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से क्या बच्चे को सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है। ऑप्शन एक है खेल, बी है भाषण, सी है कहानी लेखन, डी है निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं। देखिए नहीं पूछा है यहाँ पर, तो निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं बच्चों के सृजनात्मक के विकास में, बच्चे के सृजनात्मक मतलब जो बच्चे का विकास हो रहा है तो उसमें क्या है, देखिए खेल से भी उसमें मस्तिष्क में विकास होगा, भाषण से भी होगा, कहानी लेखन से भी वो विकास कर रहा है, लेकिन निर्माण संबंधित क्रियाओं से वो विकास नहीं कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 15 में पूछा है कि विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सी है यह समय बिताने में सहायक होगा, डी है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, आप सभी आंसर बताइएगा फटाफट से।
तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो हमारा यह ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगर बच्चा विद्यालय में खेल रहा है तो क्या करेगा, यह उसके जो शरीर का संतुलन है उसमें सहयोग करेगा और शरीर का क्या करेगा, विकास करेगा। जरूरी नहीं कि बच्चा खेल रहा है तो शिक्षा के लिए आराम हो जाएगा या शरीर से वो सशक्त बन जाएगा या फिर वो समय बिताने के लिए ऐसा सहायक हो रहा है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। वो शरीर से क्या होगा, संतुलित बना रहेगा। तो ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। परिवार एक साधन है, ए है अनौपचारिक साधन अनौपचारिक शिक्षा का, बी है औपचारिक शिक्षा का, सी है दूरस्थ शिक्षा का, डी है गैर औपचारिक शिक्षा का। तो फटाफट से बताइएगा, फैमिली क्या है आपके लिए एक। तो ये हम देखते हैं, फैमिली हमारा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है, शिक्षा का क्या है, साधन है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है कि फैमिली से ही सीखता है, उसके बाद क्या करता है, विद्यालय में जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, हमारा अनौपचारिक शिक्षा कौन देता है, हमारा परिवार ही देता है। कौन देता है, हमारा परिवार देता है। उसके बाद जब हम सेकेंड में जाएंगे तब वहाँ पे हमारा विद्यालय में शिक्षा देता है। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है। ऑप्शन नंबर 17 देखिए, इसीलिए देखिए बच्चा परिवार से सीखता है, इसीलिए सबसे पहले स्कूल में जाने के बाद बच्चे को मित्रों के बारे में और परिवार के बारे में सबसे पहला चैप्टर लिया जाता है। तो सबसे पहला चैप्टर उनका होता है कि मेरा परिवार। इस तरीके से, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा परिवार से सीखते हैं, इसलिए उनका देखेंगे आप कभी भी तो उनका पहला चैप्टर क्या होता है, मेरा परिवार होता है। तो ये देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। ऑप्शन 1 है मानव व्यवहार का अध्ययन, बी है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी है सीखने के तरीके का अध्ययन, डी है संचार माध्यमों का अध्ययन। आपको आवाज़ थोड़ा भारी भारी सी लग रही होगी क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सभी आंसर बताइएगा आप सभी। तो चलिए ये आंसर देते हैं हम सभी। संचार माध्यमों का अध्ययन है, मतलब कि जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो ये संचार माध्यमों के अध्ययन से नहीं है। हमारा देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें क्या होता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, सीखने के तरीके का अध्ययन किया जाता है, संचार के माध्यमों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें संचार के नहीं, जैसे मानसिक प्रक्रिया हो गया, मानव व्यवहार हो गया, सीखना हो गया, इसी में मनोविज्ञान में हम इन्हीं से चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हम फटाफट से कर लेते हैं अपना टाइम बचाते हुए। तो एक रेस में लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी भी टाइम बचानी है, हमें भी टाइम बचाना है। अगर मैं 15 मिनट में या 20 मिनट में अगर मैं आपको 20 क्वेश्चन देती हूँ तो आपको एक्सप्लेन के साथ देती हूँ तो आपका टाइम बचेगा, और फालतू का इसमें अपने वीडियो को बढ़ाने के लिए कुछ करने के लिए ऐसा चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम चाहते हैं कि सिर्फ आप लोग अच्छे मार्क्स से पेपर को क्लियर करें, क्योंकि मुझे पता है, मैं पढ़ी हूँ, तो मुझे ये चीज़ें पता है कि पेपर में अच्छा मार्क्स लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है और टाइम का कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम कितना बचाना पड़ता है। तो चलिए आइए देखते हैं, फटाफट से टाइम को लगवाते हुए देखते हैं हम। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन नंबर ए है, विद्यालय सलाहकार से कहें कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। बी है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। सी है, उसके प्रति संकेत करें जिससे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है। डी है, बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या होगा हमारा, आइए देखते हैं। देखिए आंसर का, वह बच्चे के उस स्थान पर बैठाए जहाँ शिक्षिका के, एक सेकेंड, आंसर यहाँ से आप देख लीजिए, नीचे नहीं दिखेगा। तो चलिए देखते हैं कि वह बच्चे को वो ऐसे स्थान पर बैठाए जहाँ शिक्षिका के ओठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर दिखे। अब देखिए शिक्षिका के ओठ और चेहरे के भाव साफ तरीके का दिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप निगेटिव मत लीजिएगा, देखिए ये पॉजिटिव वर्ड में लीजिएगा, क्योंकि देखिए शिक्षिका के ओठ दिखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो किस एक्सप्रेशन में पढ़ा रही है, बच्चे को तो चीज़ें समझ में आएगी। अगर बच्चा क्या कर रहा है कि अगर बच्चे को हम कविता पढ़ा रहे हैं या किसी की कहानी पढ़ा रहे हैं, अगर कविता पढ़ा रहे हैं, अगर वो हमारे एक्सप्रेशन को नहीं देख पाएगा, हमारे भाव को नहीं समझ पाएगा, तो उसे पता नहीं चलेगा कि हम खुशी भरी कविता बता रहे हैं या दुख भरी कविता बता रहे हैं, या किस तरीके की हम, अगर वो हमारे चेहरे का रिएक्शन नहीं देखेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कि इस कहानी या कविता का मतलब क्या है। इससे मतलब कि उसको ये नहीं होगा, कि ये एहसास नहीं होगा कि वो खुशी भरा कहानी पढ़ा है या दुख भरी कहानी पढ़ी है। तो इसलिए क्या करेंगे आप कि उन्हें इस तरीके से बैठाएंगे कि वो आपके चेहरे के भाव को भी देखे और वो आपके ओठ को भी क्या करे, साफ तौर से वो देख पाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, संवेग क्या है। ए है प्यार व स्नेह, बी है क्रोध व भय, सी है उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखते हैं संवेग क्या होता है, हमारा उत्तेजना और भावों में परिवर्तन होता है। संवेग मतलब कि जब हमारी उत्तेजना क्या होती है, तेज हो जाती है, और हमारे भाव में परिवर्तन हो जाता है, तो ये हमारा क्या है, संवेग है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट से हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मुखी, बी है गुदी, सी है लैंगिक, डी है प्रसूति।
पूछा क्या कि जो फ्रायड है उन्होंने कहा कि विकास की अवस्था में जब बच्चे का विकास होता है तो उस अवस्था में उनका जो ध्यान होता है जननांगों की तरफ जाता है। तो किस जननांगों की तरफ जाता है, तो ये हम देखते हैं किस जननांग की तरफ जाता है, तो लैंगिक जननांगों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए आपका यहाँ से हमने 20 क्वेश्चन करा दिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करिए आप सभी। तो हम ऐसे ही आपको डेली 20-20 क्वेश्चन को की वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, हम आपको अब एसएसटी का भी एक मैराथन लाएंगे। अगर आपको वहाँ से एसएसटी का मैराथन लाएंगे और आपको सारा एसएसटी का प्रीवियस ईयर भी कराएंगे, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो ज़रूर आएगी। बस हम 1-2 दिन में मैराथन को लाने वाले हैं। तो चलिए आप सभी को थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।